मेरा मतलब है कुछ लोगन खुफिया जानकारियां लेने के लिए भी तो नल पानी से यहाँ आवत है। इमरान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी पहली बात तो दुरुस्त है कि हमारा ताल्लुक नल पानी से है, लेकिन अगर तुम हमें जासूस वगैरह समझ रहे हो तो ये गलत है। तुम्हारी तरह हम भी इन ही लोगों में से हैं जो इस खून खराबे को बुरा समझते हैं। हमें कल दोपहर ये उड़ती उड़ती सी खबर मिली थी कि पूनमपुर के मंदिर में कोई हंगामा हुआ है। हम इसी बारे में जानने के लिए इस इलाके में आए थे कि या इस गांव में भी हंगामे का पता चला। भरत ने कहा, भाई साहब ये सारा इलाका बड़ा शांति वाला था, कोई हलचल ना ही थी, क्योंकि ये नल पानी से दूर है और जरगां से भी यहाँ किसी का भी ज्यादा असर सुख ना ही है। लेकिन जरगां चूंकि जरा कम दूर है इसलिए हुक्म के सिपाही यहाँ नजर आवत रहवत है। गड़बड़ उस वक्त हुई है जब से जरगां में सांबर वाला मुकाबला हुआ है। आप लोगों को भी पता होगा, इस मुकाबले की गूंज पूरे राजवाड़े में सुनाई थी है। सुल्ताना के पाकिस्तानी पति से जाज गोरा के हारने और फिर मारे जाने की इत्तला ने सबको हक्का बक्का कर डाला है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सुल्ताना का पति और उसका पाकिस्तानी साथी जीत तो गए थे, मगर हुक्म जी वगैरह इन्हें छोड़ना ना ही चाहते। सिर्फ धर्म की मांग पूरी करने के लिए इन्हें आर्जी तौर पर छोड़ा गया था। इन्होंने इस आर्जी छूट का जबरदस्त फायदा उठाया और चकमा देकर निकल भागे। अब ज्यादा लोगों का ख्याल यही है कि वो अभी नल पानी वापस ना ही पहुंचे और इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। जीप सवार फौजी इनकी तलाश में भाग दौड़ करत रहते हैं। अब ये दूसरा वाकया मुख्तार राजपूत की बेटी वाला हो गया है। खून खराबा हुआ है और अभी लोगन को और ज्यादा खून खराबी की बू आ रही है। मैंने पूछा, भरत तुम्हारी क्या राय है, इस मामले का अंजाम क्या होना चाहिए? अब मैं और इमरान पहले की तरह भरत से मकामी लहजा में बात नहीं कर रहे थे। भरत ने बेतकल्फी से इमरान के हाथ से सिगरेट लेकर उसके 2 कश लिए और फिर पुरसोच नजरों से गांव की रोशनियों को देखने लगा। अब सफेदा शहर नमूदार होना शुरू हो गया था। हम एक दूसरे के मद्दम खदोखाल देख सकते थे और उसे भीगे हुए खेत में खून की बहुत बढ़ चुकी थी। मेरी तो भगवान अल्लाह और वाहे गुरु से यही प्रार्थना है कि यह मामला शांति से हल हो जाए, सुल्ताना और मारिया दोनों का जीवन बच जावे। हमलावर जो बंदा मांग रहे हैं इन्हें दे दिया जावे। इस तरह मेम भी मरने से बच जावेगी और सुल्ताना भी जिंदा सलामत यहां से निकल जावेगी। पर पता नहीं क्यों लागत है कि कुछ लोग ऐसा ना ही होने देंगे। वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। वो लोग कौन है? इमरान ने पूछा। हुक्म के इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जी, इसके चंद फौजी अफसर, कुछ मजबूत सोच रखने वाले रिश्तेदार, पंडित महाराज और उसके कुछ साथी, और एक बड़ी कड़क बुढ़िया भी है। बुढ़िया के जिक्र पर मैं और इमरान चौंके। जाहिर है हमारा ध्यान सीधा माला की दादी सास पर गया। तुम किस बुढ़िया की बात कर रहे हो? मैंने भरत से पूछा। है एक, उसने आजकल बड़ा होतम मचाया हुआ है सरकार में। बेशुमार बेवकूफ उसके पीछे लग गए हैं। वो पता नहीं इसे किस किस देवी का नया रूप करार दे रहे। जरगाह में इस बुढ़िया की जिद थी कि सुल्ताना के पाकिस्तानी पति को जाज गोरे से मुकाबले की आज्ञा न दी जावे, बल्कि इससे एक बड़े अपराधी का सलूक किया हुए और इसको मार पीट कर इससे इसकी अपराधन पत्नी का पता ठिकाना पूछा जावे। लेकिन पंडितों ने कहा कि सुल्ताना का पति चूंकि जाज गोरे को सांबर की दावत दे चुका है, इसलिए इसे कैद में ना ही रखा जा सकता। तकरीबन सारे पंडितों का ख्याल यह था कि सुल्ताना का पति सांबर मुकाबला हार जाएगा और इसके साथ ही वो अपनी पत्नी का खोज देने पर भी मजबूर हो जाएगा। लेकिन हो गया इसका उलट। इस पर उस बुढ़िया ने जबरदस्त वाफिला मचाया था और मरण व्रत रख लिया था। इस मरण व्रत में भूख प्यास की वजह से यह बुढ़िया दम बख्त हो गई। लोगों ने समझा कि यह भगवान को प्यारी हो गई है। इन्होंने मुश्तिल होकर खौफनाक हंगामा कर दिया। इस हंगामे में करीबन 30 निर्दोष मुसलमान जिंदा चल गए। लेकिन बाद में अस्पताल जाकर पता चला कि फसाद की जड़ अभी जूं की तूं मौजूद है। बुढ़िया जिंदा थी। लोगों ने इसको भी चमत्कार करार दिया। इसको चांदी में तोला गया और अब उसे बड़ी माता का खिताब दे दिया गया है। जरगाह के हजारों लोगों उसे किसी सवामी किसी इज्जत दे रहे। ये है हम लोगों की समझ बूझ। ये बड़ी माता अब क्या फरमाती है? इमरान ने पूछा। इसके पास एक ही हट है जी, कहती है कि मैंने मुख्तार राजपूत की लोंडिया को सजा दिलवाने के लिए अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया है। इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, ना मिलेगी तो जरगाह पर तबाही और बर्बादी आवेगी। यहाँ की गलियों में लोगों की लाशों पर कुत्ते बिल्लियां मुंह मारेंगे। बस इसी तरह की पेशगोइयां करते हैं। ये बड़ी कट्टर और खराट बुढ़िया है। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानत हूँ। इसकी एक करीबी रिश्तेदार हमारे ही गांव के रहने वाली है। वो आजकल भी यहाँ है। कौन है वो? मैंने पूछा। इस बुढ़िया की बहू माला नाम है उस लड़की का। थोड़ा पढ़ी लिखी भी है, अच्छे बुरी की समझ बूझ रखती है, लेकिन उसकी किस्मत के ब्याह कर सख्त कट्टर घराने में चली गई। माला के नाम ने मुझे और इमरान को चौंका दिया। वो उजले चेहरे वाली रोशन ख्याल लड़की जो अपने कट्टर ससुराली घराने से बिल्कुल मैल नहीं खाती थी। जब फतेहपुर के पुराने मंदिर में बुढ़िया का अधेड़ उम्र बेटा आजमाइश में नाकाम हुआ और उसके हाथ तेल में झुलस गए तो वहां जबरदस्त हंगामा हुआ था। इस हंगामे के बाद से माला और उसका चोर सतीश गायब थे। आज इतने दिनों बाद माला के बारे में कोई खबर मिली थी। इससे पहले हम भरत नामी उस नौजवान से माला के बारे में कुछ और पूछते
एक बार फिर अस्पताल में 7mm राइफल गरजी और इसके साथ ही गांव में हलचल नजर आई। अब रात का अंधेरा काफी हद तक उजाले में ढल चुका था। इर्द गिर्द के सारे मनाजर दिखाई दे रहे थे। हमने देखा कि फायर के फौरन बाद अस्पताल के इर्द गिर्द मौजूद सिपाहियों और गार्ड्स ने अपनी जगह से हरकत की। मेरा दिल उछल कर रह गया था। चंद लम्हों के लिए तो यूं लगा कि ये लोग अस्पताल पर हल्ला बोल देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर फिर एकदम कदरे ठहराव महसूस हुआ। हमने 2-3 इंग्लिश फौजी अफसरों को देखा। वो घोड़ों पर सवार थे और मकामी फौजियों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। इनके हुक्म पर मकामी फौजी और गार्ड्स वगैरह रुक गए। न सिर्फ रुक गए बल्कि थोड़ा पीछे भी हट गए। कुछ देर बाद फिर वही मंजर दोहराया गया जो हम इससे पहले 2 बार देख चुके थे। औरतों के रोने पीटने की आवाजें आई। 4-5 अफराद एक चारपाई लेकर अहाते में गए और एक लाश उठाकर बाहर ले आए। इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि सर फिरे आफ्ताब खान ने अपनी खौफनाक धमकी को अमली जामा पहनाते हुए एक और यरगमाली को मौत के घाट उतार दिया है। कहीं डॉक्टर लीवान ही ना हो, इमरान ने पुरतशवीश लहजे में कहा। लेकिन जिस तरह मकामी औरतें रो पीट रही हैं, शायद को मकामी ये मरा है। मैंने कहा। मैंने भरत की तरफ देखा। वो मेरी नजर का अंदाज समझकर बोला, अगर आप कहो तो मैं जाकर ठीक जानकारी ले आता हूँ। मेरी और इमरान की निगाहें मिली। यकीन हम दोनों ही भरत को भरोसे के काबिल समझ रहे थे। वो हमें अपना हम ख्याल लग रहा था और यह भी महसूस हो रहा था कि इसकी तरफ से हमें कोई खतरा लाक नहीं होगा। हमारे और उसके दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू हुई और फिर हमने उसे जाने की इजाजत दे दी। इमरान ने उसका देसी रिवाल्वर भी उसे वापस कर दिया था। अब उजाला फैल गया था। कुर्बो जवार की हर शहर रोशन तर थी। गांव की गलियों में बहुत सी जीपें और फौजी घुड़सवार नजर आ रहे थे। इन्होंने अस्पताल के गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें भी ली हुई थी। आम लोगों को अस्पताल के हमारे से बहुत दूर हटाकर रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई थी। अस्पताल के इर्द गिर्द के तमाम मकानात खाली करवा लिए गए थे। इन घरों की छतों और खिड़कियों में दूरबीनों के शीशे चमक रहे थे और राइफलों के बैरल साफ नजर आ रहे थे। यह बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। मेरा दिल बैठने लगा। सुल्ताना की सूरत निगाहों में घूमने लगी। मुझे लगा कि वो मुझसे बहुत दूर चली गई है। मैं अब इसे कभी अपने सामने जिंदा सलामत नहीं देख सकूंगा। मेरा वो सपना अब कभी पूरा नहीं होगा जिसमें एक खुश रंग शाम को मैं और सुल्ताना इकट्ठे होते और सुल्ताना की बाहों में हंसता मुस्कुराता बालू होता। वो देखो ताबी, इमरान ने दूर एक तरफ से उठते हुए धुएं की तरफ इशारा किया। यह क्या है? मेरे ख्याल में गांव का शमशान घाट है। कोई लाश चलाई जा रही है। शमशान घाट से उठते हुए अर्थी के धुएं ने माहौल को कुछ और भी गंभीर कर दिया। अस्पताल से कुछ फासले पर ताजा लाश के गिर्द बैन करती औरतों की दिलखराश आवाजें भी सुनाई दे रही थी। हवा के दोष पर ये आवाजें कभी बुलंद और कभी धीमी महसूस होती थी। हमने काफी देर से कुछ नहीं खाया था। जो आखिरी चीज हमने ली वो बेमजा सी चाय का एक कप था। ये कप हमने तब पिया था जब आफ्ताब खान साइकिल मुरम्मत की दुकान पर साइकिल ठीक करवा रहा था और सुल्ताना मंदिर में जा चुकी थी। हमने चाय खाने में बैठकर आफ्ताब पर निगाह रखी थी। इन वाकयात को अब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। बहरहाल भूख की जितनी शिद्दत महसूस होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। इसकी बड़ी वजह मौजूद तशवीशनाक सूरत हाल थी। यह और बात है कि खाली पेट होने के सबब एक नकाहत सी रगे पैर में उतरती हुई महसूस हो रही थी। भरत के जाने के बाद हम तनाव महसूस करने लगे। बार बार ज़हन में ख्याल आ रहा था कि कहीं हमारा भरोसा गलत तो नहीं। उसने हाथ पौन घंटे में आने का कहा था मगर अब 1.5 घंटा हो चला था। उसकी वापसी के आसार कहीं नहीं थे। मैंने कहा, अगर यह भरत अकेला आने के बजाय 20-25 मुसल्लह सिपाहियों को साथ ले आया तो फिर मैं तुम्हें यह रगमाल बना लूंगा और कहूंगा कि अगर इनमें से कोई आगे आया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो बोला, तो फिर क्या होगा? वो कहेंगे कि कर दो शूट, तुम्हारा ही साथी है। मैं इन्हें सारी हकीकत बताऊंगा जिगर। इन्हें बताऊंगा कि अपने इस साथी के कीमती मशवरों की वजह से इन लोगों का कितना फायदा हो रहा है। जाहिर है कि नालायक दोस्त से अकलमंद दुश्मन के बेहतर होने वाला माकूला हुक्म के सिपाहियों ने भी सुन रखा होगा। मैंने कौन सा बेअकली का मशवरा दिया है तुम्हें? बहुत से हैं। ताज़ा तरीन मिसाल तो यही है कि तुमने गन्ने के खेत में घुसने का मशवरा दिया जबकि मैं मकई के खेत में घुसना चाहता था। मकई का खेत होता तो हम भूख से यूं तो ना बिलकते। 2-4 भुट्टे तोड़ते और भून कर खा लेते। भुट्टे भूनने के लिए आग दरकार होती है। मैंने बेजारी से कहा। उसने लंबी आह भरी। आग की बात भी तुमने खूब कही है। आग तो आशिक के दिल के अंदर भी मौजूद होती है। वो सुना नहीं तुमने? खुदाबंद, एक ऐसी आग सी जलती है सीने में। मैंने तुमसे रीमा जी का जिक्र किया था ना। इन्होंने सीने में ऐसी आग भड़का दी है कि 2-4 भुट्टे तो क्या 2-4 बकरे भी रोस्ट हो सकते हैं। लेकिन ये मत समझना कि ये एक तरफा मुआमला है। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तुम्हें बताया था ना कि शूटिंग में मोटरसाइकिल का करतब दिखाते हुए मैं और रीमा जी गिर गए थे। बस इसी वक्त से यह मोहब्बत शुरू होगी। बल्कि मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल बाद में गिरी, मोहब्बत पहले से शुरू होगी थी। अब तुम पूछोगे कि अगर आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है तो फिर शादी में रुकावट क्या है? पूछोगे ना? नहीं पूछूंगा, मैंने बेजारी से कहा। बड़े शरारती हो। असल में रुकावट यह है कि रीमा जी शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती हैं। मुझे ये मंजूर नहीं कि वो शान और मुअम्मर राना जैसे गर्म और खतरनाक हीरोज के साथ हेर बनाए। इसका जवाब वो ये देती हैं कि इनकी खातिर मैं खुद भी फिल्म लाइन में आ जाऊं। इन्हें पता है कि मैं बना बनाया हीरो हूं।
फौरन हिट हो जाऊंगा। इसके बाद वो सिर्फ इन फिल्मों में अदाकारी के जोर दिखाएंगी जिनमें मैं हीरो होऊंगा। अब यहाँ फिर एक मसला है, मैं अदाकारी करके तंग आ चुका हूँ, बल्कि मुझे इस शोबे से चिढ़ सी हो गई है। अब यकीनन तुम पूछोगे कि मैंने कहाँ अदाकारी की है, पूछोगे ना, फरमाओ कहाँ की है। ये बिल्कुल बेकार सवाल है और इसीलिए तुमने किया है। मेरे भाई, ये न्यूज कास्टर है और एंकर पर्सन होना अदाकारी तो है। खासतौर से न्यूज कास्टरी तो अदाकारी के बगैर हो ही नहीं सकती। इसमें अदाकारी का जितना मार्जिन है देवदास और बीजू बावरा फिल्मों में भी नहीं है। तुम देखना अनकरीब नाना पाटेकर और नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग खबरें पढ़ा करेंगे। इसके तूफानी गुफ्तगू न जाने कहां से कहां पहुंचे, मगर इसी दौरान में हमें दूर से भरत कुमार अपनी तरफ आता दिखाई दिया। हमारे अंदेशे दुरुस्त साबित नहीं हुए थे। खेतों के करीब पहुंचकर भरत ने एहतियात से दाएं बाएं देखा और फिर अंदर दाखिल हो गया। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली भी थी। 2 मिनट बाद वो कमाद के नहायत घने और बुलंद खेत के अंदर हमारे सामने था। बड़ी देर लगा दी। इमरान ने कहा, क्षमा चाहत हूं, मैं पहले घर चला गया था। असल में मुझे लग रहा था कि आप दोनों को भूख लगी होगी। ये कुछ भोजन लाया हूं आपके लिए। उसने पोटली खोली। इसमें मक्खन, रोटी, सालन और एक बोतल में छाछ थी। इसके लिए बहुत शुक्रिया, मैंने कहा, लेकिन पहले हमें गांव की खबर दो। गोली किसको मारी गई है? भरत बोला, डॉक्टर लीवान के बारे में आपका अंदाजा गलत था। अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल की दूसरी नर्स मालती को मारा गया है। मेरे ख्याल में मालती का चुनाव इसलिए हुआ है कि उसने बाल तराशे हुए थे, अंग्रेजी भी बहुत लेवत थी और खुले ढुले अंदाज में बात करती। ये जरगान से यहाँ आई हुई थी। ये अफसोसनाक सूरत हाल थी। हमने कभी मालती को देखा नहीं था, इसके बारे में कुछ जानते नहीं थे, फिर भी रंज हुआ। यकीनन ये जो कुछ हो रहा था आफ्ताब ही कर रहा था। इसमें सुल्ताना का ज्यादा अमल दखल नहीं था। मैंने भरत से पूछा, अब अस्पताल की सूरत हाल क्या है? भरत ने कहा, मालती को गोली लगने के बाद अस्पताल पर धावा बोल देंगे, मगर अंग्रेज अफसरों और पांडे साहब वगैरह ने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। पांडे का नाम सुनकर हम दोनों के कान खड़े हुए। इमरान ने कहा, यह पांडे वही रंजीत पांडे है ना जो हुक्म का खास आदमी है? भरत ने उसका जवाब बस बात में दिया और बात जारी रखते हुए बोला, अब अंग्रेज अफसर एंडरसन साहब और हमला आवरों के दरमियान बात हुई है। एंडरसन साहब ने कल दोपहर 4 बजे तक का समय मांगा है और कहा है कि हमला आवरों का मुतालबा पूरा कर दिया जाएगा, यानी हाशिम को यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। मैंने पूछा, एक बड़ी घोड़ा गाड़ी और 4 घोड़े भी दे दिए जाएंगे? पठान हमलावर ने यह समय दे दिया है और कहा है कि कल 4 बजे तक वो मजीद किसी शख्स की हत्या ना ही करेगा। इस बातचीत के बाद मुसल्लह फौजी अस्पताल के फाटक से दूर पीछे हट गए हैं। एंडरसन साहब ने बाहर से खाने पीने का कुछ सामान भी अंदर भेजा था, लेकिन हमलावरों ने वो वापस कर दिया। शायद उनको इस बारे में कोई शक होगा। इन्होंने कहा है कि हमारे पास खाने पीने को बहुत कुछ है। मैंने और इमरान ने देखा, भरत ठीक ही कह रहा था। जरगां के मुसल्लह कमांडोज जो कुछ देर पहले अस्पताल के गेट के सामने पोजीशनें संभाल चुके थे और लगता था कि किसी भी वक्त अंदर घुस जाएंगे, अब जरा पीछे हट गए थे। रंजीत पांडे की यहाँ मौजूदगी इजाफी तशवीश का बायस थी। यह जरगां का खतरनाक तरीन पुलिस ऑफिसर था और ये जहां भी मौजूद होता था वहां खतरात के बादल मंडलाने लगते थे। भरत ने बड़ी अपनाइयत से हमें नाश्ता वगैरह कराया। वो मेरा लिबास देखकर हैरान हो रहा था। मैं स्वेटर या कोट के बगैर था। गर्म चादर की भी खास जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही थी। भरत ने कहा, भाई जी, आपको गर्म कपड़ों की जरूरत है, अगर आप कहें तो मैं घर से आपके लिए कुछ ले आऊं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान फौरन बोला, ये इंडियन फौज में रहा है और सियाचिन पर ड्यूटी देता रहा है, इसमें सर्दी महसूस करने की हिस्स खत्म हो चुकी है। भरत ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, फिर मेरे हाथ पांव को देखने लगा। मार्शल आर्ट की कड़ी मशकों और संड बैग के मुसलसल इस्तेमाल से हाथ पांव की खाल मोटी होकर रंग बदल चुकी थी। भरत बोला, लगता है फौज में आपने लड़ाई बढ़ाई की भी खासी ट्रेनिंग की है। हाँ, हमें खास ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया था। बड़ी सख्त ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन बाद में एक शराबी अफसर से मेरा झगड़ा हो गया। मैं फौज से भाग आया और यहाँ पहुंच गया। मैंने गोल मोल बात की। इमरान ने भी भरत को उससे मिलती जुलती कहानी सुनाई। उसने अपना नाम श्याम और मेरा कृष्ण बताया। हम एक दूसरे पर काफी हद तक भरोसा करने लगे थे। हमने भरत को बताया कि इस सारे मामले के अंजाम तक हम यहीं रहना चाहते हैं। वो फराग दिली से बोला, अब मेरे घर पर आ जावे। बड़े भैया जरगाह गए हुए हैं, बापू की तबीयत ठीक ना ही, वो अपने कमरे तक की रहवत है। मैं आपको मेहमान खाने में ठहराऊंगा, कोई इस तरफ ना ही आवेगा, मैं मुलाजमों को भी मना कर दूंगा। इमरान ने कहा, अच्छा, इस बारे में सोच लेते हैं। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, क्या ख्याल है, रात तक तो यहीं ठीक है? ठीक तो है, लेकिन अगर खेत का मालिक या काम करने वाले मजदूर इस तरफ आ निकले तो फिर? भरत मुस्कुराया, ऐसा कोई खतरा ना ही जी, ये खेत मेरा है, आप दोनों बेफिक्र होकर बैठो और मन चाहे तो गन्ना वगैरह भी चूसो। जिस मजदूर ने इस खेत को देखना था मैं उसे किसी दूसरी तरफ भेज दूंगा। जबरदस्त। इमरान ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। भरत के जाने के बाद हम सस्ताने के लिए लेट गए। अब हर तरफ खुशगवार धूप फैल गई थी। ओस तेजी के साथ पत्तों और घास पर से गायब हो रही थी। इसके साथ ही ठंडक का एहसास भी कम होता चला जा रहा था। गांव की तरफ अब सुकून सा महसूस हो रहा था। कालबन कल तक के मोहलत के बाद दोनों फरीक ही कम तनाव महसूस कर रहे थे। हमने रात का बेशतर हिस्सा जागते ही गुजारा था। अब नरम धूप का लम्स महसूस हुआ तो ऊँग आने लगी। राइफल बिल्कुल तैयार हालत में इमरान के सीने पर धरी थी।
करीबन आध घंटा इसी तरह गुजरा। अचानक मैंने महसूस किया कि इमरान उठकर बैठ गया है। मैं भी उठ बैठा। किसी खतरे के वक्त इमरान की तमाम हिस्से बरकरफ्तारी से बेतार हो जाती थी। अब भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। वो न सिर्फ हमतन गोश था बल्कि हवा में भी कुछ सूंघ रहा था। क्या है? मैंने मध्यम सरगोशी की। कोई आ रहा है, उसने भी सरगोशी में जवाब दिया। चलने में बाद मुझे भी सरसराहट महसूस हुई। इमरान ने राइफल हाथ में ले ली। ये कौन हो सकता था? कोई दुश्मन या फिर कोई आम देहाती जो अपनी जरूरत के तहत खेत में घुसा था, या फिर कोई जानवर वगैरह? यह भरत तो हरगिज नहीं था, क्योंकि वो तो होता तो सामने से आता और हमें दिखाई भी दे जाता। चंद सेकंड सख्त तनाव में गुजरे। आवाज करीब आती गई। आखिर आने वाला सामने आ गया। ये एक बड़े साइज का आवारा कुत्ता था। यह आम हालत में भी बंदे को खौफजदा कर सकता था, मगर अब वो जिस हालत में था वो बड़ी दहशतनाक थी। इस कुत्ते की थूथनी पर एक गहरा जख्म था। इसके गले में एक रस्सी इस कदर कसकर बांधी गई थी कि उसका मुंह सूजकर असल साइज से तकरीबन दुगना हो गया था। आंखें उबली पड़ रही थीं और इनका रंग गहरा सुर्ख था। कुत्ते की आवाज गंभीर और लर्जा देने वाली थी। यूं लग रहा था कि वो किसी भी लम्हे हम पर हमला कर देगा। इमरान ने पहले तो राइफल उसकी तरफ सीधी की, लेकिन फिर उसे नीचे कर लिया। वो गहरी नजरों से जानवर की तरफ देखता रहा, तब मुंह से पुछ पुछ की आवाज निकाली और उसे पुचकारा। मैंने देखा हैरान कुन तौर पर कुत्ते का इस्तेमाल कम हो गया था। इमरान की हौसला अफजाई हुई। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और बगैर किसी कराहत के कुत्ते के सर को हाथों से सहलाया। उसने अपना दूसरा हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैं समझ गया कि वो चाकू मांग रहा है। मैंने चाकू उसे थमा दिया। कुत्ता इस्तराब के आलम में कभी एक कदम पीछे हटता, कभी एक कदम आगे आता था। रस्सी उसकी गर्दन में धंसी हुई थी। इमरान ने बड़ी चाबकदस्ती से पहले उस रस्सी को चाकू की धार से कमजोर किया, फिर तोड़ दिया। गर्दन का आजाद होना उस जानवर के लिए मौत से जिंदगी की तरफ आने की तरह था। उसने हमारे गिर्द एक चक्कर काटा, फिर तेजी से फसल में गुम हो गया। आज मुझे इमरान में उस अम्मू की झलक नजर आई थी जो चंद साल पहले तक सर्कस के खतरनाक जानवरों को सताता था और शेर बकरी को एक घाट पर पानी पीने पर आमादा कर देता था। गालिबन इसमें वो पहले जैसी सलाहियत तो मौजूद नहीं थी, लेकिन अब भी थोड़े बहुत असरात उसमें पाए जाते थे। जबरदस्त। मैंने तारीफी अंदाज में उसकी तरफ देखा। लगता है कि जानवरों के हवाले से अब भी कुछ न कुछ बात तुम्हें मौजूद है। वो तो जाहिर है, क्योंकि तुम जैसे सरकश को अपने साथ लिए फिरता हूं। उसने फौरन चोट की। मैंने कहा फजूल बहस शुरू करने से बेहतर है कि मैं अपनी तारीफी अल्फाज वापस ले लूं। उसने ठंडी सांस ली। बस यही सरकशी है तुम्हारी। फौरन जवाब देने लगे हो। बड़ों का एहतराम खत्म होता जा रहा है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा एक तरफ बुजुर्ग बनते हो, दूसरी तरफ ये बताते हो कि रीमा से तुम्हारा इश्क जोरों पर है। इश्क का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता जिगर, बल्कि पक्की उम्र का इश्क पुरानी शराब की तरह ज्यादा नशे वाला होता है। लेकिन मैं यहाँ उम्र की बात नहीं कर रहा। मैं अकल के लिहाज से तुम्हारा बुजुर्ग हूं, बल्कि तुम इस लिहाज से मुझे अपना परदादा कह सकते हो। अगर ऐसी बात है तो फिर इस अकल को 7 पर्दों में छुपा कर क्यों रखते हो? मैंने तो कभी इसकी झलक नहीं देखी। मैं भी बहस के मूड में आ गया था। सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली ही नजर आती है। वो बोला, इस अकलमंदी का मुशाहिदा करना हो तो कभी टीवी पर मेरा टॉक शो देखना। 4 गंजे दानश्वरों को अपने सामने बिठाकर बात करता हूं, और कमाल की बात यह है कि इन चारों को एक साथ बोलने पर मजबूर करता हूं। 1 घंटे के शो में अगर इनकी एक बात भी किसी की समझ में आ जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो तुम्हारा मतलब है कि इनकी बात का समझ में ना आना कोई काबिल तारीफ चीज है, और घामड़ यही तो काबिल तारीफ चीज है। इनकी बोझी बातें और पेशगोइयां सुनने वालों की समझ में आ जाएं तो भट्टा बैठ गया ना टॉक शो का। एंकर पर्सन का कमाल ये होता है कि दानशूर बस बोलते नजर आए, सुनाई ना दें, और अगर सुनाई देने लगे तो एंकर पर्सन मजीद शोरो हुआ के लिए खुद भी बहस में कूद पड़े। मैंने कहा देखो, तुम हर वक्त तंजिया अंदाज में बात करते हो और तस्वीर का एक ही रुख दिखाते हो। मीडिया की बहुत सी अच्छी बातें भी तो है, बहुत सी अच्छी बातें नहीं, मीडिया में हैं ही अच्छी बातें। तुम मुझे वर्गलाने की कोशिश ना करो। मैं क्या वर्गलाऊंगा? तुम पहले ही वर्गल शुदा हो, बल्कि वर्गल हो। अब देखो, मीडिया रियासत का एक अहम सतून बनकर सामने आया है। कैमरे की आंख दूर दूर तक और गहराई तक देख रही है। गैर कानूनी कामों पर, हुकूमती गफलतों और कुदरती आफतों वगैरह पर इतना शोर मचाया जाता है कि बच्चा बच्चा बाखबर हो जाता है। नकबजन जिस तरह रोशनी से डरता है, इसी तरह कानून शिकन मीडिया से डर रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमारी कदर करो। वो क्या शेर है, ढूंढोगे मुल्कों मिलने के नहीं, नायाब हैं हम। मगर ये सब कुछ तुम तंज के अंदाज में कहते हो। तुम्हारी आंखों की शरारत 100 मील दूर से नजर आती है। तुम्हारा मतलब है मैं अपने ही साथ शरारत करता हूं, यानी हाथ पीछे करके खुद को ही पत्थर मारता हूं और खुद ही हैरान होकर इधर उधर देखने लगता हूं। ऐसा ही करते हो। तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि ये लोग मुश्किल तरीन हालात में काम कर रहे हैं, खतरनाक तरीन जगहों पर रिपोर्टिंग करते हैं, बदतरीन लोगों की दुश्मनियां मोल लेते हैं। बेशक इनसे भी गलतियां कोताहियां होती हैं, पर गलतियां कोताहियां तो हर शोबे में है। तो फिर सलाम करो ना मुझे। मेरा भी जी चाह रहा है कि तुम्हें सलाम करूं, लेकिन दूर ही से, यानी तुम अपना रास्ता अलग करना चाहते हो।
तुम्हें सचमुच जुबान लग गई है। अब तुम हर बात पर मैच टालने के मूड में नजर आते हो। चलो ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही, मिलाओ हाथ। उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे पता था कि वो इसमें भी शरारत कर रहा है। मैंने कहा, यही हाथ तुमने 5 मिनट पहले बदबूदार कुत्ते को लगाया है। वेरी सॉरी, बड़े खोचल हो गए हो तुम। उसने ठंडी सांस ली और हाथ पीछे कर लिया। दोपहर से दोपहर और फिर शाम हो गई। कमात का ये खेत एक बार फिर तारीकी और सर्दी में डूबता चला गया। गांव के अंदर गाड़ियों, असले और गार्ड्स की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा था। एक बड़ा जनरेटर भी यहां पहुंचा दिया गया था। इस जनरेटर की घूं घूं मुसलसल हमें सुनाई दे रही थी। जनरेटर की मदद से चलने वाली रोशनी ने अस्पताल और इसके 3 अतराफ की गलियों को पूरी तरह रोशन कर दिया था। यकीनन ये मामला जरगां के लिए बेहद अहमियत इख्तियार कर चुका था और इसकी वजह मारिया और सुल्ताना का एक अस्पताल के अंदर मौजूद होना था।